हेलो एवरीवन। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज द सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू द प्रोड्यूसर। इसका मीनिंग है कि होलसेलर कौन कौन सी सर्विसेज दे रहा है प्रोड्यूसर्स के लिए। पहला पॉइंट है फैसिलिटेट्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इट मींस ड्यू टू द होलसेलर प्रोड्यूसर इज एबल टू डू द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इस होलसेलर की वजह से ही प्रोड्यूसर ने लार्ज स्केल प्रोडक्शन की। क्योंकि क्योंकि होलसेलर ने लार्ज स्केल ऑर्डर्स दिए। ठीक है, हमने अभी फीचर में किया था दैट होलसेलर डील्स इन द लार्ज क्वांटिटी। वो प्रोड्यूसर से हमेशा लार्ज क्वांटिटी में परचेज करेगा। जब लार्ज क्वांटिटी में वो परचेज करेगा तो डेफिनेटली प्रोड्यूसर इज गोइंग टू प्रोड्यूस इन द लार्ज स्केल। ठीक, एक तो ये चीज होगी। अब इसी पॉइंट के साथ एक और चीज लिखी हुई है, इकोनॉमीज ऑफ द स्केल। ये बहुत सिंपल पॉइंट है। ये स्केल कौन सा है? इट इज द लार्ज स्केल। कि इसका मीनिंग होता है, और इकोनॉमिक्स का मीनिंग आप यहाँ पे ये ले लो, सेविंग्स। जैसे हम एक सिंपल वर्ड कभी कभी यूज करते हैं ना कि हम ये सामान वहां से लेके आएंगे तो इकोनॉमिकल पड़ेगा, तो ये वही चीज मानिए, ये वही इकोनॉमिक्स है। इस इकोनॉमिक्स का मतलब है दैट इफ a person, if a producer, he is going to produce the goods on the large scale, then definitely some economies will be there, some savings will be there. अगर हम किसी भी काम को लार्ज स्केल पे करने लगते हैं तो कुछ सेविंग्स होने लग जाती हैं। ठीक है, उसका मीनिंग आप कहीं पे भी उस चीज का एग्जाम्पल ले लीजिए। आप एक छोटी सी बात का एग्जाम्पल ले लीजिए। आपके घर में कोई एक पार्टी है, आप चाहे 50 गेस्ट को बुलाओ या 100 को बुलाओ, यहाँ पे खर्चा एकदम डबल नहीं होगा। कि आपने 50 को बुलाया था तो फॉर एग्जाम्पल आपके 50,000 खर्च हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे अगर आप 100 कर देंगे तो 1 लाख हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम अगर किसी काम को ज्यादा लार्ज स्केल पे करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने लग जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने आप डाउन जाने लगती है। उसको हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। अगर हमें 50 लोगों के इंतजाम में 50,000 रुपीज लग रहे हैं, तो वो जो 100 लोगों का अगर हमें इंतजाम करना पड़े तो वो हो सकता है कि हम 70,000 में ही कर दें। मतलब जैसे ही हमने स्केल डबल किया, पर खर्चा तो डबल नहीं हुआ। एक एग्जांपल और ले लीजिए, आपको समझ आएगा। मुझे मार्केट से 5 kg में मैंगो लेने मार्केट में जाऊं, उसने मुझे कहा 50 रुपीज kg। ठीक, और अगर मैंने उससे ये कहा कि भैया मुझे तो 50 kg मैंगोस चाहिए, तो वो कहेगा ठीक है, आप 40 रुपीज kg ले लीजिए। तो ये क्या है? लार्ज स्केल। जैसे ही स्केल बढ़ा, रेट अपने आप कम हो। इस चीज को हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ द लार्ज स्केल। इसी तरह से प्रोड्यूसर्स के साथ होता है। जब वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं तो वो जितना भी सामान होने चाहिए वो डेफिनेटली दे विल गेट इट ऑन द इकोनॉमिकल रेट्स। ठीक है, और दूसरी तरह से अब आपको ये भी पता है कि जब हम ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती जाएगी, लागत उस चीज की कम होती जाती है। ठीक है, आप इकोनॉमिक्स में आगे जाके एक पढ़ोगे कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब हम उसको क्रॉस कर जाते हैं तो वहां से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन जानी शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से जब ये हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें इकोनॉमीज मिलेंगी, हमारी कुछ सेविंग्स बढ़ जाएंगी। तो ये कहने को तो एक पॉइंट लिखा हुआ है, बट दीज आर एक्चुअली 2 पॉइंट्स। कि हमने द होलसेलर इज हेल्पिंग द प्रोड्यूसर टू गेट द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि उसने लार्ज स्केल ऑर्डर्स दिए। और दूसरी बात, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या इकोनॉमीज ऑफ स्केल? क्योंकि उसने लार्ज स्केल प्रोडक्शन की थी तो अपने आप उसकी बहुत सारी सेविंग्स होने लगी। ठीक, अब ये सेकंड पॉइंट पे आते हैं, हेल्प्स इन मार्केटिंग। जो मार्केटिंग का यहाँ पे क्या मीनिंग है कि सेल्स करने में सारी हेल्प होलसेलर करता है। क्योंकि सेल्स का काम ही होलसेलर का है। प्रोड्यूसर ने तो प्रोड्यूस करने के बाद अपना जो सारा है, प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस किया और किसको दे दिया? होलसेलर को दे दिया। अब होलसेलर इसको मार्केट करेगा, मार्केट से रिलेटेड सारे काम वो करेगा। वो एडवर्टीजमेंट करेगा इन द लोकल एरियाज। ही विल परसुएड द रिटेलर्स टू सेल द गुड्स। वो रिटेलर को कहेगा कि मैं आपको ज्यादा कमीशन दूंगा, आप मेरी ही चीज को सेल करिए। तभी आपको, अगर आपको याद हो कि आप कभी भी शॉप पे जाते हैं तो रिटेलर आपको कहते हैं कि नहीं, ये नई चीज आई है, आप इसको ट्राई करके देखो। वो क्यों कह रहा है रिटेलर आपको? बिकॉज उसको होलसेलर ने कहा है कि मेरी चीज को बेचो, आपको इसमें कमीशन ज्यादा मिलेगा।
तो वो रिटेलर को परसुएट करते हैं टू सेल द गुड्स। और एडवर्टीजमेंट इन द लोकल एरिया, लोकल एरिया में अगर आप कभी भी अपने लोकल एरिया में देखो, अगर आपके यहाँ पे किसी रिटेलर की शॉप है तो आप ये देखोगे कि जो वैन्स आती हैं सामान पहुंचाती है रिटेलर्स के पास, उन वैन्स वो टोटली पेंटेड होती है। और वो वैन्स जो पेंट होती हैं वो किस तरह से होती हैं, उसके ऊपर उस प्रोडक्ट का नाम लिखा होता है। ठीक है, वो जब बार बार हम उस नाम को पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट के नाम को पढ़ रहे हैं, उसके कलर है, वही चीज तो क्या है, वो एक तरह की एडवर्टीजमेंट है। वो वहां से जा रही है चीज, कस्टमर उसको देख रहे हैं, उनको याद आती है, वो उसे परचेज करना चाहते हैं। तो वो क्या है, दैट इज वन टाइप ऑफ द एडवर्टीजमेंट। तो ये सारी मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजीज हैं दैट आर डन बाय द होलसेलर, वो हर वो काम करेगा जिससे सेल्स बढ़े, जिससे मार्केटिंग बढ़े। ठीक, उसने एडवर्टीजमेंट की लोकल एरिया पे, उसने रिटेलर्स को परसुएट किया, कन्विंस किया दैट यू हैव टू सेल अ पर्टिकुलर गुड। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपर्ट एडवाइस। ये एक्सपर्ट एडवाइस होलसेलर किसको देगा, मैन्युफैक्चरर को देगा। मैन्युफैक्चरर को मार्केट का कुछ नहीं पता अबाउट द मार्केट। मैन्युफैक्चरर ने तो अपनी चीजें प्रोड्यूस करके होलसेलर को देनी है, बट द होलसेलर इज इन टच विद द मार्केट। होलसेलर किसके टच में है, वो रिटेलर के टच में है। और रिटेलर किस चीज के टच में है, कंज्यूमर्स के टच में है। तो इसका मतलब रिटेलर को जो नॉलेज मिलेगी, होलसेलर वो नॉलेज लेकर किसको देगा, प्रोड्यूसर्स को देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही विल टेल कि डिमांड क्या है, फैशन क्या है, कस्टमर्स की नीड्स क्या है, कॉम्पिटिटिव्स ने कौन कौन सी स्ट्रेटेजी बना दी है, कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स ने न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिए। ये सारी चीजें वो प्रोड्यूसर्स को बताएगा कि अब कस्टमर्स की ये नीड है, दिस इज द न्यू फैशन, दिस इज द न्यू डिमांड, दिस इज द कस्टमर्स पॉलिसी, दीज आर द न्यू प्रोडक्ट्स दैट आर कमिंग इन द मार्केट। तो उसी हिसाब से मैन्युफैक्चरर अब न्यू प्रोडक्ट्स को बनाएगा। ही विल गेट द नॉलेज, एवरी एक्सपर्ट एडवाइस फ्रॉम द wholesaler, because wholesaler is in touch with the market by the help of the retailer। तो मैन्युफैक्चरर की चीजें बिकेंगी ही तब जब वो डिमांड के हिसाब से बनाएगा, जब वो मार्केट की नीड के हिसाब से बनाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसे कौन देगा, होलसेलर विल गिव दिस इंफॉर्मेशन। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, क्या सर्विस है होलसेलर की, दैट इज द स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब होता है मेंटेनिंग द स्टॉक। प्रोड्यूसर स्टॉक मेंटेन नहीं करता, स्टॉक इज मेंटेन्ड बाय द होलसेलर। और इस होलसेलर ने जो स्टॉक मेंटेन किया वो सप्लाई करेगा रिटेलर को। जब जब रिटेलर के पास से डिमांड आएगी, होलसेलर उसको सप्लाई करता रहेगा। सो होलसेलर इज द पर्सन हु मेंटेन द स्टॉक। प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करके किसको दे दिया, होलसेलर को दे दिया। होलसेलर ने उस किसको देना है, रिटेलर को। लेकिन रिटेलर को उतना उतना दिया जाएगा जितनी जितनी डिमांड आएगी। होलसेलर के पास फॉर एग्जांपल 50,000 यूनिट्स पड़े होंगे, लेकिन रिटेलर के पास स्टोरिंग कैपेसिटी नहीं होती। वो कहेगा भैया मुझे तो 50 यूनिट्स एट ए टाइम दो, मेरे जब ये जिस दिन बिक जाएंगे उस दिन मैं आपसे और यूनिट्स मंगवा लूंगा। तो हु मेंटेन्स द स्टॉक, होलसेलर मेंटेन द स्टॉक, he purchase it from the producer and gives it to the retailer according to the demand। next point is financial assistance। यह हमने पॉइंट फीचर्स में भी एक बार कर लिया था, that he will pay either in cash or the advance। जब वो ऑर्डर प्लेस करता है, ऑर्डर प्लेस करते हुए या तो वो एडवांस में पे कर देगा, या जब उसको गुड्स मिल जाए तो वो कैश पे करेगा। इट मीन्स he is a source of finance for the producer। ठीक है, source of finance for producer। इसका मतलब प्रोड्यूसर को अपने पास कैश रखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं। whenever he will be in the need of the finance, वो होलसेलर को कहेगा कि मुझे आप एडवांस में पेमेंट कर दो, मुझे पैसा चाहिए। तो he worked as a source of finance for the producer। नेक्स्ट इज बियरिंग द रिस्क। एक चीज मान के चलो बेटा, जो जितनी ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करेगा उतना ज्यादा उसका रिस्क। प्रोड्यूसर से सामान वो लेके आया स्टोर में रखने के लिए, उसने ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया, उसने वेयर हाउसेज में गुड्स को रखा। व्हेन द गुड्स आर इन ट्रांजिट,
when the goods are in warehouses means godowns, then there are a lot of threats. कौन कौन सी threat है, कौन कौन से risk है, that the goods can damage there, the goods can be stolen, the goods can be spoiled. Anything can happen to the goods when they are in transit or when they are in the godowns. अब एक चीज और हो जाती है साथ साथ में, जब उसने गुड्स को वेयर हाउसेज में रखा हुआ है एंड ही विल सप्लाई अकॉर्डिंग टू द डिमांड, तब देखो फैशन अगर चेंज हो गया तो सारी गुड्स बेकार, अगर इन्फ्लेशन हो गया, प्राइस ज्यादा हो गया, लेकिन हमने तो गुड्स को अपने पास रखा हुआ था पहले से, तब तो उसको फायदा हो जाएगा, लेकिन अगर बाद में प्राइस कम हो गया और गुड्स उसने ज्यादा में खरीदी थी तो उसको नुकसान हो जाएगा. सो रिस्क इज ऑलवेज देयर व्हेन ही इज कीपिंग द गुड्स इन द वेयर हाउसेज, कि फैशन ना चेंज हो जाए, प्राइसेस में ज्यादा इन्फ्लेशन ना आ जाए, राइट. सो सच टाइप ऑफ रिस्क इज ऑलवेज टेकन बाय द होलसेलर. नो अदर पर्सन इज गोइंग टू बेयर द रिस्क. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैसिलिटेट्स कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन. होलसेलर की वजह से जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन में अपना सारा ध्यान लगा पाता है. क्यों ध्यान लगा पाता है? क्योंकि देखो रिस्क किसने लिया? होलसेलर ने लिया. फाइनेंशियल असिस्टेंस भी उसको दी, गुड्स भी स्टोर उसने की, ट्रांसपोर्टेशन भी उसी ने करके दिया, मार्केट की जितनी भी नॉलेज थी वो सारी उसने प्रोड्यूसर को लाके दी ताकि प्रोडक्शन उसके हिसाब से हो सके. इसका मतलब that producer is only going to concentrate on the production because all other activities are done by the wholesaler. तो हमने अपने इस वीडियो में प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफ द होलसेलर को लिया है, जो उसने सर्विसेज प्रोड्यूसर्स के लिए दी हैं. ये टोटल सर्विसेज 7 हैं जो हमने अपने इस वीडियो में कवर कर ली हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे द सर्विसेज ऑफ द होलसेलर फॉर द रिटेलर. ठीक है, इसमें हमने की प्रोड्यूसर्स के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे द सर्विसेज ऑफ द होलसेलर फॉर द रिटेलर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.